एक छोटे से गांव में बिरजू नाम का एक बेहद सीधा सादा और ईमानदार आदमी अपनी पत्नी मधु के साथ रहता था। वह मेहनत से खेतों में काम करता था ताकि उसके घर का खर्चा चल सके। एक दिन बिरजू अपनी पत्नी से बोला, मधु, मैं चाहता हूँ कि मैं किसी दूसरे शहर में जाकर काम करूँ। यहाँ दिन रात मेहनत करने के बाद भी हम गरीबी हैं। दूर दराज के शहरों में मेहनत कम करनी पड़ती है और पैसे भी ज्यादा मिलते हैं। इसलिए अब मैंने सोच लिया है कि मैं किसी दूसरे शहर में जाकर ही काम करूँगा। अगर तुम चले जाओगे तो मैं घर में अकेली कैसे रहूंगी? मैं नहीं चाहती तुम बाहर जाकर काम करो। मुझे ज्यादा पैसों का लालच नहीं है। मैं कम पैसों में भी गुजारा कर लूंगी। तुम सही सलामत रहो, मेरे लिए बस यही काफी है। मैं जानता हूँ मधु, तुमने तो हमेशा दुख तकलीफ में मेरा साथ दिया है। अब मुझसे यह सब देखा नहीं जाता। मुझे 1-2 साल के लिए बाहर काम करने जाना ही होगा, तभी हमारे हालात सुधर सकते हैं, वरना हम ऐसे ही एक एक पैसे के लिए तरसते रहेंगे। शहर में बहुत काम है, अगर वहाँ काम मिल गया तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना। मैं आज तुम्हारा सामान बांध दूंगी, तुम कल निकल जाना। अगले दिन सुबह को बिरजू अपनी पत्नी से विदा लेकर शहर की ओर चल पड़ता है। पूरा दिन चलने के बाद वह शहर पहुंच जाता है। इस नए शहर में बिरजू को कोई जानने वाला नहीं था, इसलिए वह सोचने लगता है, किसी भी तरह मुझे रात गुजारने का इंतजाम करना होगा और फिर मैं अगले दिन काम तलाश करूंगा। बिरजू रात भर रुकने के लिए एक घर के पास जाता है। तभी घर का मालिक बाहर आता है। बिरजू उसे कहता है, भैया, मैं गांव से आया हूँ और अब रात हो गई है। मुझे रात भर रुकने के लिए कोई जगह चाहिए। अगर आप मुझे रात भर रुकने के लिए अपने घर में जगह देंगे तो आपका बड़ा एहसान होगा। तुम गांव से आए हो या कहीं और से, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें जानता नहीं पहचानता नहीं, तो मैं अपने घर में तुम्हें कैसे ठहरा सकता हूँ? बहुत से लोग शहर में काम करने आते हैं, तुम कोई नए नहीं हो। अरे जाओ कहीं और देखो। बेचारा बिरजू बगैर कुछ कहे आगे चल पड़ा। फिर एक और आदमी के घर गया। भैया, क्या मैं तुम्हारे घर पर रात भर के लिए रुक सकता हूँ? तुम चाहो तो मैं रात भर रुकने का किराया भी दे सकता हूँ। भाई, मेरा घर बहुत छोटा है और परिवार बहुत बड़ा है, इसलिए तुम मेरे घर में नहीं रुक सकते। दूसरा और कोई घर देख लो। उसके बाद बिरजू कई घरों में जाता है, लेकिन हर कोई उसे अपने घर में ठहराने से मना कर देता है। यह सब देखकर बिरजू बहुत निराश हो जाता है। फिर बिरजू सोचने लगता है, इस शहर में कोई भी मुझे अपने घर में ठहराने के लिए तैयार ही नहीं है। अब मैं रात में कहाँ जाऊं? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जब इस शहर में कोई अपने घर में ही नहीं रोक रहा, तो फिर मुझे इस शहर में काम कैसे मिलेगा? बेचारा बिरजू यह सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग आदमी के घर पर पड़ती है। बिरजू उस बुजुर्ग के घर जाता है। दादाजी, मैं इस शहर में काम की तलाश में आया हूँ, लेकिन कोई भी मुझे अपने घर में ठहराने के लिए तैयार ही नहीं है। बस अब आपसे उम्मीद है, कृपया मुझे रात भर के लिए अपने घर में ठहरा लो। बेटा, तुमने मुझे दादाजी कहा है। एक दादा अपने पोते को घर के बाहर कैसे छोड़ सकती है? आ जाओ, अंदर आ जाओ। बिरजू उस बुजुर्ग आदमी के साथ घर के अंदर चला जाता है। फिर वह दादाजी बिरजू से कहते हैं, बेटा, इसे अपना ही घर समझो। जब तक तुम चाहो तब तक यहाँ रह सकते हो। दादाजी, तुम इतने बड़े घर में अकेले रहते हो, तुम्हारे साथ कोई और नहीं रहता। तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? बेटा, मेरी कोई औलाद नहीं है। एक लड़का था, उसकी शादी होने के बाद वो मुझे छोड़ के चला गया और मेरी बीबी भी बीमारी की वजह से मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेले ही इस घर में रहता हूँ। दादाजी, आप दुखी मत होइए, आप अकेले नहीं है। मैं हूँ ना आपके साथ, मुझे अपना बेटा ही समझिए। बेटा, तू बहुत अच्छा इंसान है, देखने में भी बहुत भोला लगता है। इस शहर में बड़ी अक्लमंदी से रहना, क्योंकि यहाँ बहुत से ठग रहते हैं। वह नए आदमी को देखकर उसे ठग लेते हैं। दादाजी, मैं ध्यान रखूंगा, आप परेशान मत होइए। अगले दिन बिरजू काम की तलाश में निकल जाता है। जल्द ही उसे एक चावल की गोदाम पर काम मिल जाता है। बिरजू कभी भी दुकानदार के किसी भी काम से इनकार नहीं करता और हर काम को बहुत अच्छी तरह और ध्यान से करता था। बिरजू की काम के प्रति मेहनत और लगन देखकर दुकानदार बिरजू से बहुत खुश था।
इसलिए वो बिरजू की तनख्वाह भी बढ़ा देता है। बिरजू अपनी कमाई से सिर्फ उतना ही खर्च करता था जितने में उसकी जरूरत पूरी हो सके, और बाकी के बचे हुए पैसे एक छोटी सी थैली में जोड़ता रहता था। एक दिन बिरजू सोचता है, मैं 2000 जोड़ लूंगा, उसके बाद अपने बीवी बच्चों के पास लौट जाऊंगा और फिर गांव में कोई अच्छा सा कारोबार करूंगा। इस तरह बिरजू कई साल कड़ी मेहनत करता है और वो 2000 इकट्ठे कर लेता है। बिरजू दादाजी से कहता है, दादाजी अब मेरे पास 2000 हो गए हैं। मुझे इस बात की चिंता है, अगर किसी कारण मेरी यह रकम कहीं खो गई या किसी ने छीन ली तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। इसलिए इस रकम को अपने साथ लिए फिरना तो बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। आजकल किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए अब मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। बेटा तू सही कहता है, लेकिन बेटा तू अभी अपने गांव क्यों जा रहा है? थोड़े दिन और रुक जा। अरे दादाजी, रुकना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मैं इन पैसों की वजह से जा रहा हूँ। बेटा तू एक काम कर, अपने यह पैसे शहर के मशहूर सेठ राजन के पास रख दे। तेरी रकम उसके पास सुरक्षित रहेगी, और जब कभी भी तू अपने घर जाए तो राजन से अपनी रकम ले लेना। लेकिन उस सूदखोर के पास अपने पैसे कैसे रख सकता हूँ? क्या पता वो कल को पैसे देने से मुकर जाए तो। बेटा सेठ राजन बहुत ही ईमानदार और नेक आदमी है, तुम बेफिक्र होकर उसे अपने पैसे दे सकते हो। बहुत से लोग हैं जो उसके पास अपने पैसे रखते हैं। दादाजी की बातों में आकर बिरजू अपने 2000 ले जाकर सेठ राजन के पास पहुंच जाता है। सेठ ने बिरजू से बोला, कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए हो? पहले कभी तुम्हें नहीं देखा। मालिक, मेरा नाम बिरजू है। मैं शहर का रहने वाला नहीं हूँ, मैं तो गांव से यहाँ पर काम करने आया हूँ। मैंने कई साल मेहनत करके 2000 इकट्ठे किए हैं। अब मैं अपनी यह रकम आपके पास अमानत के तौर पर रखने आया हूँ। आपके पास मेरे पैसे सुरक्षित रहेंगे। जब तक मैं इस शहर में रहता हूँ और काम करता हूँ, तब तक मेहरबानी करके ये रकम अपने पास रख लीजिए। सेठ राजन ने जल्दी से बिरजू से पैसे ले ली और फिर बोला, तुम्हें अपनी रकम रखने के लिए इससे बेहतर जगह मिलेगी भी नहीं, इसलिए अब तुम बेफिक्र रहो। तुम्हारी ये रकम मेरे पास सुरक्षित रहेगी। अब तुम बगैर किसी चिंता के अपने घर जा सकते हो, और जब भी तुम्हारा मन करे अपने पैसे वापस ले जाना। सेठ की बात सुनकर बिरजू बेफिक्र होकर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। कुछ दिन और काम करने के बाद बिरजू को अपनी पत्नी की बहुत याद आने लगती है, इसलिए बिरजू अपने घर जाने की तैयारी करके सेठ राजन के पास अपने पैसे लेने चला जाता है। हुजूर, मैं अपने गांव जा रहा हूँ, अब आप मुझे मेरे पैसे लौटा दीजिए। तुम किन पैसों की बात कर रहे हो? तुमने मुझे पैसे कब दिए थे? सेठ की बात सुनकर बिरजू के होश उड़ जाते हैं। मालिक, मैंने अभी कुछ दिन पहले 2000 अमानत के तौर पर आपके पास रखवा थे। तुम पगला तो नहीं गए हो, या फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? 2000? अरे इतनी बड़ी रकम तुम्हारी 7 पीढ़ियों में भी किसी ने नहीं देखी होंगी। वैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए 2000? और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने मुझे 2000 दिए थे? मालिक, मेरे पास सबूत तो कुछ नहीं है। लोग कहते हैं कि आप बहुत ईमानदार हो, इसलिए मैंने पैसे देते वक्त आपसे कोई सबूत नहीं लिया। बिरजू सेठ को अपने 2000 याद दिलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सेठ बिरजू की एक बात नहीं सुनता। सेठ अपने नौकरों को बुलाकर कहता है, यह कोई बहरूपिया है, झूठ बोलकर मुझे बदनाम करना चाहता है। इसे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दो। सेठ के नौकर गरीब बिरजू को बहुत बेरहमी से खूब पीटा और उसे घर से बाहर निकाल दिया। बेचारा जगन कमजोर और लाचार दादाजी के घर की ओर चल पड़ा और खुद से कहने लगा, हे ईश्वर, मेरी सालों की मेहनत, मेरी जमा पूंजी सब लुट गई, कुछ नहीं बचा। मैंने क्या सोचा और क्या हो गया। उस बदबख्त साजिशखोर ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? बिरजू दुखी होता हुआ दादाजी के घर पहुंच जाता है। बिरजू को दुखी देखकर दादाजी बिरजू से कहते हैं, जगन बेटा, क्या हुआ? तू दुखी क्यों है? तू तो सेठ जी से अपने पैसे वापस लेने गया था। मेरी जमा पूंजी सब लुट गई। वो सेठ राजन ने मेरी रकम देने से इनकार कर दिया। वो कह रहा था, मैंने तुझे पहले कभी नहीं देखा, तू मुझे पैसे देकर कब गया था? तू कोई बहरूपिया है जो झूठा आरोप लगाकर मुझे बदनाम करना चाहता है। उसने अपने नौकरों से मेरी पिटाई करवाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। बेटा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही तेरे से उस सेठ के पास पैसे रखने के लिए कहा था। मुझे नहीं पता था
वो सेठ इतना बड़ा बेईमान और धोखेबाज है। दादाजी तुम अपने आप को दोष मत दो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने तो मेरे भले के लिए ही कहा था, लेकिन होना तो वही था जो ईश्वर को मंजूर था। बेटा अब तू क्या करेगा? उस बेईमान आदमी से अपने पैसे कैसे लेगा? दादाजी अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मुझे खाली हाथ ही अपने घर लौटना होगा। दादाजी और बिरजू में बात ही कर रहे थे, तभी एक आदमी दादाजी के घर आता है। उसका नाम रवि होता है। वो दोनों को उदास देखकर बोलता है, क्या बात है, आप दोनों इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं भाई, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। मैंने कई साल दिन रात मेहनत करके 2000 इकट्ठा किए थे, ना कभी पेट भर खाना खाया और ना कभी पूरी नींद ली। फिर बिरजू ने रवि को सारी बात बताई कि किस तरह उस सेठ ने उसे धोखा देकर उसके सारे पैसे हड़प लिए। बेटा लोग कहते हैं कि सेठ राजन बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी है, इसलिए बिरजू मेरी बातों में आकर उसके पास अपने पैसे रखा आया था। आप दोनों परेशान मत होइए, मेरे पास एक तरकीब है। अगर यह तरकीब कामयाब हो गई तो सेठ की अकल ठिकाने लग जाएगी और तुम्हारे पैसे भी तुम्हें मिल जाएंगे। फिर रवि दादाजी से एक संदूक मांगता है। दादाजी से संदूक लेकर रवि बोलता है, दादाजी अब मैं और बिरजू भैया सेठ के पास जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो। रवि संदूक को पकड़कर दादाजी और बिरजू के साथ सेठ के घर की ओर चल पड़ता है। जब सेठ का घर थोड़ी दूर रह जाता है तो रवि दादाजी से कहता है, दादाजी आप यहीं खड़े होकर हमारा इंतजार करो और जब तक सेठ बिरजू भैया के पैसे ना दे दे तब तक तुम हमारे पास मत आना। जैसे ही सेठ बिरजू भैया के पैसे दे देगा तो बिरजू भैया तुम्हारे पास आ जाएंगे। फिर तुम सेठ के घर आना और कहना, अरे बेटा, तेरा बेटा व्यापार करके आ गया है, वो तुम्हें बुला रहा है, जल्दी चलो। ठीक है बेटा, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर रवि और बिरजू सेठ के घर वापस पहुंच जाते हैं। रवि बिरजू से कहता है, पहले मैं अंदर जाऊंगा, तुम कुछ देर के बाद आना। उसके बाद रवि सेठ के घर के अंदर चला जाता है। सेठ रवि के हाथ पर संदूक देखकर बोला, अरे भाई तुम किस काम से आए हो? और तुम्हारे हाथ पर जो संदूक है इसके अंदर क्या है? मैं मनोज व्यापारी का पिता हूँ। मेरा बेटा दूर दराज के देशों में व्यापार करने गया है। वो कई महीनों से घर नहीं लौटा है, ना जाने वह घर कब वापस आएगा। हमारे यहाँ चोरी बहुत हो रही है। मैं कई रातों से चैन की नींद नहीं सो पाया हूँ। मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कहीं हमारे घर में चोरी ना हो जाए, इसलिए मैं अपना यह संदूक आपके पास लेकर आया हूँ। इस संदूक में हमारा सारा रुपया, सोना और हीरे जवाहरात है। मैं चाहता हूँ आप इसे अपनी हिफाजत में रख ले। जब मेरा बेटा व्यापार करके वापस आएगा तो मैं आपके पास से यह संदूक ले जाऊंगा। रवि की बात सुनकर सेठ सोचने लगा। संदूक देखकर मालूम होता है कम से कम इस संदूक में 2 से 3 लाख रुपया का माल है। अरे भाई तुमने बहुत ही सही किया जो अपनी दौलत मेरे पास ले आए। मैं तुम्हारी दौलत अपने पास संभाल कर रखूंगा। तुम यकीन मानो तुम्हारी दौलत मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। जब कभी भी तुम अपनी दौलत लेने आओगी तुम्हें अपना एक एक रुपया ज्यों का त्यों मिल जाएगा। कैसे यकीन करूं कि मेरी दौलत सच में वापस मिल जाएगी? मेरे भाई मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, मेरे घर से महफूज भरोसे की कोई दूसरी जगह नहीं है जहाँ तुम अपनी ये दौलत रख सको। अरे मेरे घर में तुम्हारी यह दौलत कोई चोरी भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे घर में घुसने से पहले चोर भी 1000 बार सोचेगा। उतने में ही बिरजू आ जाता है। बिरजू को देखकर सेठ बहुत खुश होता है। फिर सेठ सोचने लगता है, यह आदमी बिल्कुल सही समय पर आया है। अपनी ईमानदारी दिखाने का ये बहुत ही बढ़िया मौका है। मैं इस आदमी को उसका 2000 लौटा दूंगा और इस औरत से उसका संदूक ले लूंगा। इस आदमी का दौलत लेने के लिए मुझे 2000 कुर्बान करने ही होंगे। सारे शहर में मेरी ईमानदारी की चर्चा है। पूरे शहर में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो मुझे बुरा या बेईमान बता सके। अरे तुम यह देखो, इस आदमी ने अपनी सारी जमा पूंजी यानी 2000 मेरे पास रखे थे। आज सुबह यह मेरे पास अपनी रकम लेने आया था, मगर मैं इसे पहचान ना पाया। मैंने इसे चोर समझा और रकम लौटाने से इनकार कर दिया। फिर बाद में मैंने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला, तब कहीं जाकर मुझे इसका चेहरा याद आया। भाई तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम अपने रुपए लेने चले आए। मैं तो अपने नौकर को भेज ही रहा था तुम्हें बुलाने के लिए। इस आदमी को तो मैं भी बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये बहुत दूर से शहर में काम करने आया है। ये बेचारा बहुत ही मेहनत से काम करता है।
तुम इस आदमी को जानते हो, फिर तो किसी बात की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। मैं अभी इस गरीब आदमी के पैसे दे देता हूँ। सेठ जल्दी से बिरजू के 2000 लाकर दे दिए। बिरजू अपने 2000 लेकर सेठ के घर से चलता बन। देखो भाई, मैंने इस गरीब आदमी के पैसे जियो के तेल लौटा दिए। अब तो तुम्हें मेरी ईमानदारी पर यकीन हो गया होगा कि लोगों की दौलत मेरे पास महफूज रहती है। बिल्कुल, मुझे पता चल गया है। आप बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी हो। सेठ रवि से संदूक मांग ही रहा होता है, उतने में दादाजी आ जाते हैं। वो सुमन से कहते हैं, अरे बेटा जल्दी घर चलो, तुम्हारा बेटा व्यापार करके लौट कर आया है, वो तुम्हें बुला रहा है। ये तो बहुत अच्छा हुआ जो वो लौट आया। अब हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपको भी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा अपनी दौलत की देखभाल खुद कर लेगा। फिर रवि ने संदूक उठाया और सेठ के घर से चला गया। यह सब देखकर सूदखोर गुस्से से आग बबूला हो गया। अरे राजन सेठ, ये क्या हो गया? किस्मत फूट गई। हाय बेड़ा गर्क हो गया। इस नालायक व्यापारी को भी अभी आना था, थोड़ी देर बाद नहीं आ सकता था। अरे थोड़ी देर से आ जाता तो उसका क्या बिगड़ जाता, पर नहीं, उसका वक्त को तो अभी आना था। आज वो दौलत से भरा संदूक मेरा होने ही वाला था। अगर वो संदूक मेरे हाथ लग जाता तो पैसों से मेरी सारी तिजोरियां भर जाती। अब क्या करूं अपनी इस फूटी किस्मत का मैं। सेठ मन ही मन बहुत दुखी हो रहा था और खुद को बुरा भला कह रहा था। मेरे भाई, इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए। याद रखो, दुनिया में ऐसा कोई मक्कार और चालाक आदमी नहीं है जिसकी मक्कारी और चालाकी हमेशा कामयाब हो सके। अब तुम अपने घर जाओ और सुख चैन से अपने परिवार के साथ रहो। दादाजी, अब आप भी मुझे जाने की इजाजत दो। आपने इस अजनबी शहर में मेरी बहुत मदद की है। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे इसमें एहसान की क्या बात है, मैंने तो बस एक दादा का अपने पोते से जो रिश्ता होता है वो अदा किया है। अब तुम जाओ और खुश रहो, मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है। फिर बिरजू अपने गांव की ओर निकल जाता है। कुछ ही देर में वह अपने घर पहुंच जाता है। बिरजू को देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। जब से तुम गए थे मेरा एक पल के लिए भी मन नहीं लगता था, हर वक्त आपकी ही याद आती रहती थी। अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया था, लेकिन ईश्वर ने मुझे उस मुश्किल से निकाल दिया। भला उस भाई और दादाजी की वजह से आज मेरी मेहनत की कमाई वापस मिली है। फिर बिरजू अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और फिर कहता है, आज के बाद मैं कभी भी शहर में काम करने नहीं जाऊंगा। जो भी करूंगा अपने गांव में रहकर ही करूंगा। उसके बाद बिरजू अपने इकट्ठे किए हुए पैसों से राशन की दुकान खोल लेता है। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान अच्छी चलने लगती है। इस तरह जगन की मेहनत और लगन से उसकी गरीबी के दिन चले जाते हैं।